हेलो दोस्तों, हम लोग बेसिक मैथ का तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और तीसरा टॉपिक था फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए, जो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, इसको हल करने के लिए जो है कि एलसीएम की आवश्यकता होती है। और जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप एलसीएम निकाल पाएंगे। और जब एलसीएम निकालेंगे तभी आप उसका फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा इसी के बारे में करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में और एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में। और इसी के साथ साथ हम लोग एचसीएफ भी देख लेंगे। जब ये दोनों कवर हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। ठीक है ना। तो अब ये जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ये ज़्यादा तक नहीं, मुश्किल से 2 से 15 तक पढ़ लेंगे तो हम लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो 2 से 15 तक देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है कि एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। इतना से हमारा काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब हम एक बाई एक करके नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम फिलहाल सबको एक ही साथ, मतलब कुछ को एक साथ ले करके कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सिमिलैरिटी होती है। जैसे 2 का 4 और 8 और ऐसे 16 ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम केवल लिख देते हैं का विभाज्यता का नियम, यानी कि कोई संख्या 2 से, 4 से या 8 से या 16 से विभाजित होगा तो उसके लिए क्या नियम है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो संख्या 2 से डिवाइड होता है उसके इकाई का अंक, ठीक है ना, उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई यानी कि दाहिने तरफ का जो पहला डिजिट है वह 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, अगर इन पांचों में से कोई एक है तो वह 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। जैसे सपोज मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, ऐसे करके, और हम पता करना चाहें कि ये आपका 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो बाकी हमको इसमें 2 से भाग देने की ज़रूरत है नहीं, बस केवल हमको उसके लास्ट डिजिट को, मतलब दाहिने वाले डिजिट को देख लेना है। वो भी कितने डिजिट को, केवल एक डिजिट को। तो अब एक डिजिट यही है 2। अब ये 2 देखिए इन पाँचों में से है कि नहीं है, तो है, इसीलिए ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको पूरा का पूरा भाग देना ना पड़े, बस केवल कुछ नियम कंडीशन को होल्ड करा लेंगे उस नंबर के लिए। तो अगर वो होल्ड हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि डिवाइड होगा, और अगर वह उस पर लागू नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि यह डिवाइड नहीं होगा। तो बस वही हम लोग करने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर ये इतना बड़ा संख्या है, अगर आप इसमें 2 से भाग देंगे तो हमें लगता है कि 5 मिनट इसको आप करने में ही ले लेंगे और आपका कॉपी भी भर जाएगा। तो फिलहाल उतना करने की ज़रूरत है नहीं, बस केवल हम लोगों को बस इकाई का अंक देख लेना है कि क्या है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से डिवाइड होगा, अर्थात नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये था 2 से विभाज्य का नियम। अब ऐसे ही 4 से देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब देखिए इसका सिमिलैरिटी समझिएगा। अब ये 2 का मतलब क्या हो गया, 2 पे घाते 1, 4 का मतलब हो गया 2 पे घाते 2, अब ये 8 का मतलब हो गया 2 पे घाते 3, और ये 16 का मतलब हो गया 2 पे घाते 4, ऐसे 32 का ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये जो 2 पे घाते आ रहे हैं वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं। ठीक है ना। और जब 2 पे घाते 2 है तो इसका मान है 4, और जब घात में 3 है तो 8, और घात में जब 4 है तो 16। अब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है कि अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब वह कैसे हम जानेंगे, तो किसी भी संख्या को जो लास्ट के मतलब इकाई और दहाई के 2 डिजिट होंगे, अगर वह 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 2 का मतलब वही है कि यहाँ पे घात में जितने आएंगे उतने अंक क्या होने चाहिए, उस संख्या से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए ये 2 आ रहा है, किस में आ रहा है, तो 4 में आ रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो पूरा का पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, तो 3 आने का मतलब ये कौन सी संख्या हो रही है, 8 हो रही है। तो 8 की विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 8 से विभाजित है कि नहीं। अगर वह 3 संख्या ही केवल 8 से विभाजित होगा तो पूरा का पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम लोग, फिलहाल हम यहाँ पे समझा दें। तो अब यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 16। इसका मतलब 16 से विभाज्यता के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या भी 16 से विभाजित होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको
बहुत बड़ा संख्या दे दिया गया है। अब ऐसे, अब हमको पता करना है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो आप भाग दे करके देखिए, अगर आप भाग देंगे रिमाइंडर 0 आएगा तो बोलेंगे कि ये 4 से विभाजित होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। तो फिलहाल उतना जब आप करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत समय लगेगा, तो हम लोग विभाजिता का नहीं इसीलिए पढ़ रहे कि हमको समय ना लगे और हम बिना कैलकुलेशन के ही पता कर लें कि ये विभाजित होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो 4 से विभाजिता के लिए 2 पे घाते कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 2 डिजिट है आपका 16। अब 16 जो है कि 4 से विभाजित है, तो जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो ये रहा 4 से विभाजिता का नियम। अब 8 से विभाजिता का नियम क्या होगा। तो देखिए 8 कैसे मिला है, जब 2 पे घाते 3 किए हैं तब। इसका मतलब ये 3 ये बता रहा है कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है कि वो 8 से विभाजित है कि नहीं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए यही हमने ले लिया, ये यहाँ पे 6 ले लेते, ठीक है। अब इतना बड़ा हमने संख्या लिया, अब हमको पता करना है कि ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमने बताया ना कि 2 तरीका आपके पास है। आप पहले तरीके का यूज करेंगे, वो कौन सा होगा, आप भाग देंगे बहुत लंबा होगा, लेकिन हमको भाग नहीं देना है, बस हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो इसमें करना क्या है, 8 से विभाजिता के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे कि यह 8 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि 8 कैसे मिला 2 पे घाते 3 करने पर, इसीलिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब 636 में भाग देना बड़ा आसान है और पूरे संख्या में भाग देना बड़ा मुश्किल है ना। तो हम आराम से 8 से इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। कितना बढ़ जाएगा, 8 7 56, घटेगा तो बचेगा 7 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 8 9 72, घटेगा तो बचेगा 4। अब ये देखिए, हम जब 8 से भाग दिए हैं तो हमको रिमाइंडर मिल गया, कितना मिल गया रिमाइंडर, 4 मिल गया। तो जब रिमाइंडर 4 मिल गया इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं है। तो जब ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित नहीं है तो ये पूरा का पूरा अंक भी या पूरा का पूरा संख्या भी क्या होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होता तो ये पूरा का पूरा संख्या भी आपका 8 से विभाजित होता। जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित नहीं है तो ये पूरा का पूरा भी 8 से विभाजित नहीं होगा। अब जरा 16 से विभाजित का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए यही है, हमको पता करना है कि ये 16 से विभाजित है कि नहीं। तो 16 कैसे मिला है, 2 पे घाते 4 करने से। अब 2 पे घाते 4 का मतलब क्या हो गया कि लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए, तभी जा करके हम बता सकते हैं कि वो पूरा का पूरा संख्या 16 से विभाजित होगा कि नहीं। तो जरा देखिए 4 अंक आपका यही है। अब इसमें देखिए 16 से हमको भाग देना है और पता करना है कि ये 4 डिजिट 4 से डिवाइड है कि नहीं। अगर यह 4 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो ये पूरा का पूरा भी आपका 16 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो जब लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होंगे तो ये पूरा का पूरा भी आपका 16 से डिवाइड होगा। तो करके देख लेते हैं। तो 16 6 के 96, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 16 कम 16 और घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा और फिर यहाँ पे 6 है तो 56 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 48, 56 में से 48 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 8 बच जा रहा है। इसका मतलब ये जब 4 डिजिट 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आपका पूरा का पूरा डिजिट भी 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 2 से 4 से 8 से और 16 से डिवाइड का क्या है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि और संख्याएं जो हैं उनका क्या नियम है। तो इसमें सिमिलैरिटी थी इसीलिए हमने इसको एक ही बार में कवर कर लिया, ठीक है। अब अगला है आपका 3 से और 9 से इतना का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब देखिए 3 और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण के तौर पर लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यही उदाहरण है, हमको पता करना है कि ये 3 या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितनी भी जो भी संख्याएं दिए रहते हैं और उस संख्या में जितने भी डिजिट होते हैं उन सभी डिजिट को जोड़ लेते हैं। और जब डिजिट को आप जोड़ लेंगे तो आपको कोई ना कोई संख्या मिलेगा।
तो जो संख्या मिलता है उस संख्या में हम 3 से या 9 से भाग दे करके देखते हैं कि अगर उसमें भाग चला जाएगा तो ये पूरे के पूरे संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अगर वह 3 से विभाजित होगा, जब इनके डिजिट को जोड़े हैं और जो मिला है उसमें अगर 3 से डिवाइड चला जाता है तो इस पूरे के पूरे संख्या में भी 3 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है ना। तो यही 3 से भी विभाजित का होता है और यही 9 से भी विभाजित का होता है। तो जरा देखिए, हमको पता करना है कि यह 3 से या फिर यह 9 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन सभी डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जब सभी डिजिट को जोड़ेंगे तो कोई संख्या प्राप्त होगा। जो संख्या प्राप्त होगा उसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि वह जोड़ा गया संख्या 3 से डिवाइड है। तो जब वह जोड़ा गया संख्या 3 से डिवाइड होगा तो ये भी आपका पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। तो 6 3 9, 9 6 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 2 22, अब 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 7 जोड़ेंगे 37, और 37 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। अब देखिए, ये जो 43 मिला है, इस 43 में 3 से भाग चला जाएगा क्या? तो 43 में 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक रिमाइंडर बच जाएगा। क्योंकि देखिए 3 से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और फिर 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 के आगे 3 है तो 13, फिर 4 बार में भाग जाएगा तो 12 होगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए जो यही 1 बच रहा है वही रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो जब हम इन सभी डिजिट को जोड़े हैं और उसमें भाग दिए हैं तो ये भाग नहीं गया है, यानी कि ये विभाजित नहीं हुआ है। तो जब ये विभाजित नहीं हुआ है 3 से, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। आया बात समझ में? और यही होता है 9 से भी विभाज्यता का नियम। इन सभी डिजिट को जोड़ेंगे और सभी डिजिट को जोड़ने पे जो प्राप्त हो रहा है उसमें आप 9 से भाग देंगे। अगर उसमें 9 से भाग चला जाएगा तो इस पूरे के पूरे संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा, और 9 से भाग चला जाने का मतलब है कि वह 9 से विभाजित होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि 3 से और 9 से विभाजित होने का नियम आप लोग समझ गए होंगे। अब 4 से विभाजित होने का नियम समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब हम चलते हैं 5वें पे, यानी कि 5 से विभाजित होने का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम, देखिए ये सबसे आसान है, बहुत आसान है। अगर किसी भी संख्या, मतलब जिस भी संख्या का आपको पता करना है कि वह 5 से विभाजित होगा कि नहीं, तो बस उस संख्या के इकाई का अंक देख लीजिए। अगर इकाई का अंक 0 है, चाहे इकाई का अंक 5 है, इन दोनों में से कोई एक है तो समझ लीजिए कि वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते, मान लीजिए यही है, हमको पता करना है कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं, तो हमको भाग देने की ज़रूरत है नहीं, बस केवल इकाई का अंक देख लेना है। अब इकाई का अंक 5 है, चाहे इकाई का अंक अगर 0 होता तब भी इन दोनों ही स्थितियों में ये किससे विभाजित होता? 5 से विभाजित होता। तो देखिए इसके इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। चलिए अब 6 अगला वाला है, वो 6 से विभाज्यता का नियम है। 6 से विभाज्यता का नियम। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपको एक रूल बताते हैं, उस रूल के हिसाब से बहुत सारी संख्याएं हैं जो विभाजित हो जाते हैं। देखिए ये रूल क्या है कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है वह 2 से भी विभाजित है और कोई संख्या है जो 3 से भी विभाजित है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई संख्या अलग अलग संख्याओं से विभाजित है तो वो अलग अलग संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह गुणनफल से भी वो संख्या विभाजित होगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे हम कोई संख्या लिख दिए, वह संख्या अगर 2 से विभाजित है और वह संख्या 3 से भी विभाजित है, तो अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या इन दोनों के गुणनफल अर्थात 6 से भी विभाजित होगा। ये आपका एक प्रमेय है, ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या इंडिविजुअली अलग अलग नंबर्स से डिवाइड हैं तो उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से भी वह संख्या डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो बस इसी नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए फिलहाल हम तो यही बता ही दिए कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से विभाज्यता का नियम हमको जांचने के लिए हम लोगों को अलग से नियम बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस क्या करना है कि जो 6 है उस 6 के गुणनखंड कर लेने हैं। उन गुणनखंडों से जो मिलेगा उनका गुणनखंड, उन गुणनखंडों का देख लेंगे कि वह संख्या उससे विभाजित है कि नहीं। तो अगर उन गुणनखंडों से वह संख्या विभाजित होगा तो हम बोलेंगे कि वह संख्या उस संख्या से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब हमारा यही है
कि अगर हमको पता करना है कि 6 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, तो हमको 6 से विभाजित होने की ज़रूरत मतलब नियम नहीं देखना है, बस ये देखना है कि 6 किससे किससे विभाजित है। तो देखिए 6 2 से भी विभाजित है और 6 3 से भी विभाजित है, ठीक है ना। तो बस हम लोगों को जांच क्या लेना है कि वह संख्या 2 से विभाजित है और वह संख्या 3 से भी विभाजित है। अगर वह संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो इनके गुणनफल अर्थात 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही नियम है इसका 6 से विभाजित होने का। तो हमें लगता है कि 6 से विभाजित होने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल एक आध उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमको पता करना है कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जांचना पड़ेगा कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर यह 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो यह संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगा। तो चलिए देखिए, ये देखिए 2 से विभाजित का क्या होता है, मतलब इकाई का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो देखिए 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा। तो ये 2 से विभाजित होगा, ये तो हमने पता कर लिया। अब हमको पता करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से विभाजित के लिए क्या करते हैं कि सभी डिजिट को जोड़ लेते हैं और सभी डिजिट को जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग देते हैं। अगर उसमें 3 से भाग चला जाता है तो इस पूरे के पूरे संख्या में भी 3 से भाग चला जाता है। तो देखा जाए तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 में 6 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 3 जोड़ेंगे 38, 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39 और 39 में जब जोड़ दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। और ये 41, अब 41 जब आप 41 में 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि ये रिमाइंडर देगा। तो जब रिमाइंडर देगा तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो जब ये 3 से विभाजित नहीं है तो हम बोलेंगे कि यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं है, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए था और वह संख्या 3 से भी विभाजित होना चाहिए था, जबकि यह संख्या केवल 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। आया बात समझ में। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही है कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और वह संख्या 3 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर इन दोनों से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो यही होता है। अब आगे आते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। 7 से बहुत आसान ये भी है। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम और 13 से विभाज्यता का नियम ये लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। तो हम फिलहाल यहाँ पे दोनों की एक ही साथ चर्चा कर दे रहे हैं। 13 से विभाज्यता का नियम। देखिए ये 7 है, 7 मतलब कम, 13 मतलब ज़्यादा। देखिए इन दोनों में क्या है, 7 कम है और 13 क्या है, ज़्यादा है। तो कम कैसे मिलता है, घटाने पे मिलता है। ज़्यादा कैसे मिलता है, जोड़ने पे मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसमें जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। अब क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे वो अभी हम बता रहे हैं। तो ये कम है तो इसीलिए घटा है, ये ज़्यादा है इसीलिए जोड़ा है गया है। अब ये कम है तो 2 वाला जो होगा वह 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और ये 13 ज़्यादा है तो इसलिए हम ज़्यादा बार यानी कि जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब क्या 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई अब हम बताने वाले हैं यहाँ पे। देखिए 7 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया गया है आपको पता करना है कि वो 7 से विभाजित है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, यही जो 2 लिखे हैं वही, ठीक है ना। तो उस संख्या का 2 गुना क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं और उस संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं में क्या कर लेते हैं, उन संख्याओं में से घटा लेते हैं। घटाने के बाद फिर जो शेष संख्या बचता है उसमें हम 7 से भाग देते हैं। कि अगर सपोज मान लीजिए वह संख्या भी अभी बहुत बड़ा है तो फिर यही कार्यक्रम मतलब यही स्टेप दर स्टेप अपनाते रहेंगे। और कब तक अपनाते रहेंगे, जब तक कि आपको कोई छोटा सा संख्या ना मिल जाए। जब छोटा सा संख्या मिल जाएगा तो हम उसमें आराम से 7 से भाग दे सकते हैं और जब उसमें 7 से भाग चला जाएगा तो जो आपका संख्या दिया रहेगा उसमें भी आपका भाग चला जाएगा। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझा जाए। मान लीजिए ऐसे हमने एक संख्या ले लिया और हमको पता करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही नियम अपनाना पड़ेगा। और ये नियम क्या है कि ये जो इकाई का अंक है इसका आप 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसका 2 गुना कर दिए तो शेष संख्या कौन बचेगा, यही बचेगा ना। अब इसी शेष संख्या में क्या करना है, उसको घटाना है, उसमें से घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसका 2 गुना किए हैं तो 2। अब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2 8 6 3 1 6 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी देखिए ये क्या है, आपका थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। तो फिर वही
स्टेप अपना लेंगे। फिर क्या करेंगे, इकाई का दोगुना करेंगे और फिर जो शेष बचा है उसमें से घटा देंगे। तो देखिए 0 का दोगुना 0 ही होगा, और जब ये जो शेष संख्या बचा है इसमें से आप 0 घटाएंगे तो यही शेष संख्या ही बच जाएगा। फाइनली इसको हटा देते हैं। अभी भी बहुत बड़ी संख्या दिख रहा है, तो फिर वही अपनाएंगे कि इकाई का दोगुना करेंगे और फिर जो शेष बचा है उसमें से घटा लेंगे। तो देखिए शेष यही ना बचा, 28 63 है। अब 6 का दोगुना 12, अब इसको घटा लेंगे तो ये बचेगा 9, और ये है आपका 2 हो जाएगा ना, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 8 और 2। अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, फिर वही नियम अपनाएंगे, इसका दोगुना करेंगे और शेष में से घटा लेंगे तो यहाँ पे 18 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ पे 28। अभी भी देखिए 4 डिजिट का मिला, फिर वही अपनाएंगे नियम, इसका दोगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब शेष संख्या में से घटा लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे 2। अभी भी बड़ा दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इसका दोगुना करेंगे और इसमें से घटा लेंगे तो 8 दूना 16। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 11। अब देखिए अब 11 में बड़े आराम से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 से भाग दे सकते हैं। तो क्या 11 में 7 से भाग चला जाएगा क्या? आप बोलेंगे नहीं, 11 में तो 7 से भाग नहीं जाता है। तो जब 11 में 7 से भाग नहीं जाता है, तो जब हम ये किसको हल करते करते लाए थे, इसी संख्या को हल करते करते लाए थे ना, तो जब ये 7 से विभाजित नहीं है तो आपका ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना। ये 7 से विभाजित कब होता, जब आप यही स्टेप लगाते लगाते आते और लास्ट में या तो 7 मिल गया होता, या तो 14 मिल गया होता, या तो 21 मिल गया होता, तो वो सब क्या थे, 7 से विभाजित होते। और जब वो 7 से विभाजित होते तो ये संख्या भी आपका 7 से विभाजित होता। आया बात समझ में? तो ये 7 से विभाजित का पूरा नियम है। अब 13 से विभाजिता का नियम समझिए। तो देखिए 13 से विभाजिता के लिए, जैसे 7 से विभाजिता के लिए हम लोग क्या किए थे, इकाई के अंक में 2 से गुणा कर रहे थे और फिर जो शेष संख्या बच रहा था उसमें से घटा रहे थे। जबकि जब 13 से विभाजिता का नियम जांचेंगे तो क्या करेंगे, इकाई का अंक का 4 गुना करेंगे और जो शेष संख्या बचेगा उसमें क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। और यही प्रोसेस आप अपनाते रहेंगे। कब तक अपनाते रहेंगे, जब तक कि कोई छोटा सा संख्या ना मिल जाए जिसमें आप 13 से भाग दे सकें, जैसे इसका किए थे। ठीक है ना। एक आध इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए यही है, हमको पता करना है कि ये 13 से विभाजित है कि नहीं। तो बस करना क्या है, ये इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे और जो शेष संख्या बच रहा है उसमें हम जोड़ लेंगे। तो इसका 4 गुना हो जाएगा 12, अब शेष संख्या में जोड़ लेंगे तो 8 2 3 8 9 6। अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, तो फिर क्या करेंगे, इकाई का 4 गुना करेंगे और शेष संख्या में जोड़ लेंगे। तो 8 चौका 32, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 8 9 6। अभी भी बहुत बड़ा है, तो फिर वही प्रोसेस अपनाते रहेंगे जब तक कि आपको छोटा संख्या ना मिल जाए। तो इसका 4 गुना 16 होगा, तो 12 0 0 7 इतना आ जाएगा। फिर इसका 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और फिर इसको जोड़ लेंगे। फिर इसका 4 गुना करेंगे तो 8 चौका 32, अभी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, ये 102 हो गया। अभी भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसका 4 गुना करिए, तो 4 गुना हो जाएगा 8, अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए हमने 18 ला दिया लास्ट में। अब ये जो 18 है ये 13 से तो विभाजित होगा नहीं। जब यह 13 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी आपका 13 से विभाजित नहीं होगा। ये 13 से विभाजित कब होता, जब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या मिलती जो 13 से विभाजित होती। जैसे या तो 13 मिलता, या तो 26 मिलता, या तो 39 मिलता, ऐसे मिलता। तो जब ऐसा संख्या मिलता तो वो 13 से विभाजित होता, और जब वो 13 से विभाजित होता तो आपका ये संख्या भी 13 से विभाजित होता। आया बात समझ में? तो हमें लगता है कि आप 13 से विभाजिता का नियम समझ गए होंगे। अब फिलहाल अब यहाँ पे हम मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी कौन कौन सा विभाजिता का नियम बाकी है। अब देखिए ये तो हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से भी हो गया, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भी हो गया, 9 से भी हो गया। अब हमको 10 से विभाजिता का नियम चाहिए। तो ये आपका था 7वां पॉइंट। तो 10 से विभाजिता का नियम सबसे आसान होता भैया, 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस भी संख्या का आपको पता करना है कि ये 10 से विभाजित है कि नहीं, बस उस संख्या के इकाई का अंक देख लीजिए। अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा, और अगर वह 0 नहीं है तो वह 10 से विभाजित नहीं होगा। बस सिंपल सी बात। अब 8वां पॉइंट क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम को समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि इवन प्लेस क्या होते हैं और ऑड प्लेस क्या होते हैं, तभी जा कर के हमको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक संख्या लिख दिया और हमको इवन प्लेस और ऑड प्लेस
यानी कि सम स्थान और विषम स्थान पता करने हैं। तो देखिए सम क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 ये सभी के सभी सम होते हैं, और विषम क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 ये सब विषम होते हैं। तो वैसे ही देखिए अगर ये संख्याएं हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हैं, यानी कि ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पाँचवें और ये छठवें स्थान पर है। इसका मतलब ये जो दूसरा वाला है ये दूसरे वाले स्थान पर है, इसका मतलब ये सम वाले स्थान पर है। तो यानी कि इसको हम लोग और इसको सम स्थान पर बोल सकते हैं कि ये संख्याएं हैं, और इसको और इसको हम लोग बोल सकते हैं विषम स्थान पर हैं। ठीक है ना। तो सम स्थान और विषम स्थान हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। और फिर आगे देखते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल ये भी है। 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि सम स्थानों पर आने वाले संख्याएं और विषम स्थानों पर आने वाले, इनको जोड़ने के बाद फिर इनका अंतर कर लेते हैं। तो अगर इनका अंतर 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी आपका 11 से विभाजित होगा। फिर से एक बार और नियम समझिए, सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी आपका 11 से विभाजित होगा। जैसे ये विषम स्थानों पर आने वाला 3 है, 8 है और 6 है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 जोड़ लेंगे तो 17। अब सम स्थानों पर आने वाले को जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। अब इनको विषम स्थानों पर जोड़े तो 13 मिल गया, सम स्थानों पर जोड़े तो 10 मिल गया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर कितना होगा, 7 होगा। अब इनका अंतर निकाले तो 7 मिला। अब जरा बताइए ये 7 11 से विभाजित है क्या, तो नहीं है। तो जब ये इनका अंतर जो 7 मिल रहा है ये 11 से विभाजित नहीं है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी आपका 11 से विभाजित नहीं होगा। ये 11 से विभाजित कब होता, जब हम विषम स्थानों पर जोड़े हैं उनका और जब हमने सम स्थानों पर जोड़े हैं उनका अंतर अगर 11 मिलता या 22 मिलता या 33 मिलता या 44 मिलता, यानी कि 11 से विभाजित मिलता, तब हम बोलते कि ये 11 से विभाजित है। ठीक है ना। तो फिलहाल हमें लगता है कि 11 से विभाजित वाले नियम भी आप समझ गए। अब 12 से विभाजित का नियम समझिए। देखिए अब 12 से विभाजित होने का आपको बस आगे देख लेना है कि हमको करना क्या है। देखिए जैसे अभी हमने 6 से विभाज्यता का नियम बताया ना कि 6 को जब हम गुणनखंड किए थे तो 2 और 3 मिला था, तो बस हमने जांच लिया था कि ये 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित था। वैसे ही 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो एक 3 मिलेगा और एक 4 मिलेगा। ठीक है ना। अब कहेंगे कि 4 को तो भाई हम 2 और 2 लिख सकते हैं। सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन उतना कौन करेगा, इससे अच्छा कि आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है ना। तो अब ये 3 है और ये 4 है। अगर कोई संख्या 3 से और कोई संख्या वही संख्या 4 से, यानी कि एक ही संख्या 3 से भी और एक ही संख्या 4 से भी विभाजित है तो वह संख्या आपका 12 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया ऐसे करके। अब हमको पता करना है कि यह 12 से विभाजित है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम 12 से विभाजित का नियम नहीं जांचेंगे, बस हम केवल देखेंगे कि यह संख्या 3 से और यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो जरा देखिए 4 से विभाजित के लिए क्या होता है नियम, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट तो 4 से विभाजित है ही, इसका मतलब ये 4 से विभाजित है पूरा का पूरा संख्या। चलिए 1 से तो विभाज्यता का नियम हमने जान लिया। अब 3 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ा जाए तो 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। अब देखिए हमको मिल गया 27। अब देखिए ये 27 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो जब ये संख्या 27 से जो है ये 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा, और यह पूरा का पूरा संख्या आपका 4 से भी विभाजित हो रहा था। इसका मतलब यह संख्या 3 से भी विभाजित है और यह संख्या 4 से भी विभाजित है। तो जब यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो इन दोनों का गुणनफल जो है कि 12 है, तो यह संख्या आपका 12 से भी विभाजित होगा। आया बात समझ में। तो यही होता है 12 से विभाजित होने का नियम। ठीक है। अब देखिए 13 से विभाजित होने का नियम हम आपको बता ही दिए। अब हम लोग आ जाते हैं 14 से विभाजित होने का नियम। देखिए 14 का भी वही है। 14 से विभाजित होने का नियम क्या है, बस इसका 2 खंड कर दीजिए तो 2 खंड क्या मिलेगा, 2 और 7 मिलेगा। तो अगर कोई संख्या 2 से और कोई संख्या मतलब वही संख्या 7 से, यानी कि एक ही संख्या 2 और 7 से विभाजित है तो वह संख्या आपका 14 से भी विभाजित होगा। ऐसे अगर आपको 15 से विभाजित होने का नियम पता करना है तो देख लीजिए कि 15 किसका गुणनखंड है, तो 15 3 और 5 इन दोनों का है ना। तो जब कोई संख्या 3 से और वही संख्या 5 से अगर विभाजित होगा तो वह संख्या आपका 15 से भी विभाजित होगा। तो देखिए हमने 2 से 15 तक विभाज्यता का नियम समझ लिए। अब हमको गुणनखंड यानी कि एलसीएम लेने में बड़ा आसानी होगा। ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं कि अब एलसीएम कैसे होगा। तो फिलहाल ये अपना पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर लीजिएगा, आगे आपको काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें काम देती हैं। अब आते हैं एलसीएम पे। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका थोड़ा डिफिनीशन देख लिया जाए। डिफिनीशन क्या होता है? लिस्ट, लिस्ट मतलब कम, ठीक है ना, कम मतलब छोटा। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? छोटा के बेस पे बनेगा। तो बोल इसका परिभाषा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दिए गए संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। फिर से एक बार समझिए इसका परिभाषा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अब यहीं पे अभी हम ये उदाहरण समझते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं पे हम HCF भी आपको समझा दें। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट मतलब क्या होता है? अधिक, अधिक मतलब बड़ा। अब इसका परिभाषा कैसे बनेगा? देखिए अब इन दोनों को रिलेट करके हम बता दे रहे हैं, पहले इसको बता दें फिर रिलेट करेंगे। ये बड़ी से बड़ी के बेस पे बनेगा। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे उन संख्याओं में भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। देखिए हमने इसमें बोला में और इसमें बोला से, ठीक है ना। तो इसमें मतलब क्या हो गया कि हमको उनमें भाग देना है, और से मतलब इससे भाग देना है। ठीक है, तो फिर एक बार समझिए इन दोनों में। वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें उन दिए गए संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जबकि इसमें क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे उन संख्याओं में भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वही क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ कहलाती हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे 28 और यहाँ पे जो है कि 10 मिला है। ठीक है, अब हमको इसका एलसीएम और हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको यहाँ पे तरीके थोड़ी समझना है, हमको बस कैसे निकालना है ये समझ लेना है, जो भी आसान तरीका हो। ठीक है ना। तो देखिए जो आपका एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको 28 और 10 का एलसीएम निकालना है तो ऐसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, तो 2 होगा। देखिए भाग विधि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें भाग दे रहे हैं। तो 2 से 28 में भाग देंगे कितना बार जाएगा? 14 बार में। 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। फिर 2 से, देखिए हमने विभाज्यता का नियम इसीलिए समझाए हैं। क्यों समझाए हैं? क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, तो ये करते क्या है कि सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। 1 से तो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से तो सभी विभाजित होते हैं। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो 2 से भाग देते हैं, और अगर 2 से विभाजित नहीं है तो ऐसे ऊपर बढ़ते जाते हैं। यानी कि तब 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा, 4, 5, 6 ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या होती तो कब तक हम भाग दे करके देखते हैं। इसीलिए हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ लिए हैं, ताकि देखते ही पता कर ले कि हाँ ये किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए 2 से तो हो गया। फिर अभी भी ये 14 2 से कटेगा 7 बार में, और ये 5 है। अब तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं, 5 से भी, 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा। देखिए ये तो 7 कटेगा नहीं। तो जो नहीं कटता है उसको एज इट इज लिखते जाते हैं, और जो कटता है उसको हम लोग काटते जाते हैं। तो ये एक बार में कटेगा। अब तो फिर अब 7 से ही कटेगा, तो फिर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो वहीं पे हम बंद कर देते हैं, वहीं पे हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जिन जिन संख्याओं से ये कटा रहता है उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा बन जाता है एलसीएम। ठीक है ना। तो ये 2 फिर 5 फिर 7, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पच्चीस 20, 20 7 140। यही आपका बन जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब समझिए जो परिभाषा हम बता रहे थे। तो यही 140 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 10 से आप 140 में भाग देंगे तो 14 बार में कट जाएगा। और वैसे ही जब आप 28 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा क्या? 5 और 40, 5 दूना 10 14। हाँ देखिए ये 5 बार में कट गया।
तो देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, तो यही इसका डिफिनीशन था और वही हमने यहाँ पे होल्ड कराया तो होल्ड हो गया। इसका मतलब यही जो 140 है वह आपका एलसीएम बनेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि लिस्ट यानी कि छोटा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, छोटा इसलिए क्योंकि ये 140 है, ऐसे ही 280, 420 ये सभी की सभी संख्याएं जो है ना, ये सभी की सभी संख्याएं 10 और 28 से विभाजित हैं। ये 280 जो है ना ये भी 10 से विभाजित है, देखिए 28 बार में, सॉरी हाँ 28 बार में, और ये जो 28 से ये 280 वो देखिए 10 बार में विभाजित है, यानी कि 280 भी हमारा 10 और 28 से विभाजित है, ये 420 भी हमारा 10 और 28 से विभाजित है। तो सभी के सभी थोड़ी एलसीएम बनेंगे, एलसीएम बनेंगे कौन, जो उनमें सबसे छोटा होगा। तो उनमें सबसे छोटा कौन सा था, 140 था, इसीलिए यही हमारा बन गया एलसीएम। ठीक है, अब चलिए एचसीएफ को समझते हैं। इसी को ले लेते हैं उदाहरण जो एलसीएम के लिए लिए थे। तो यहाँ पे 10 था, अब इसका निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने का एक तो वही भाग वाला प्रोसेस है और एक है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा, अभी दोनों हम बता दे रहे हैं। तो इसमें करते क्या है, पहले 2 बार भाग जाएगा 20, अब घटाएंगे तो शेषफल बच जाएगा। देखिए जब शेषफल बच जाता है ना तो फिर यहाँ पे ऐसे भाग का चिन्ह लगाते हैं और जस्ट इसके ऊपर जिससे भाग दिए रहते हैं उसको फिर यहाँ पे लिखते हैं। फिर वही प्रोसेस भाग देने का, 1 बार जाएगा फिर 8 होगा, घटाएंगे 2 बचेगा, अभी भी रिमाइंडर 0 मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब 4 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। देखिए जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आ गया बस वहीं पे आप रोक देना है और देखना है कि रिमाइंडर जिस स्टेप में आया है उस स्टेप में हम किससे भाग दिए थे। तो देखिए इस स्टेप में हमने 2 से भाग दिए थे, तो यही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्यों कह रहे थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब समझिए, क्योंकि देखिए फिलहाल यहाँ पे तो ऐसी संख्या मिल गया है जो हमें लगता है कि इसमें आपको सफिशिएंट नहीं होगा बताने में, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए हम क्या बोले थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, देखिए से हम लिखे हैं, जिससे इन संख्याओं में भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जरा देखिए 2 से आप 28 में भाग दीजिए 14 बार में, फिर आप 2 से जो है कि 10 में भाग दीजिए, देखिए 5 बार में, पूरा का पूरा विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है ना, तो यही होता है विभाजित होने का मतलब। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए आपका, ये इंटीजर मिलना चाहिए। तो यही हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि एचसीएफ। अब जो इसका दूसरा तरीका वो हम बता देते हैं। अब यहीं पे हम एलसीएम को भी ले लेंगे। करते क्या है इसमें, ये जो 28 होता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड नहीं करते हैं, गुणनखंड का मतलब दूसरा हो जाएगा और अभाज्य गुणनखंड का मतलब दूसरा हो जाएगा। अब दोनों को समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया जो है कि 12 लिख दिया, अब हम 12 का एक बार गुणनखंड कर रहे हैं और एक अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो अभाज्य का मतलब जो भी उसके खंड होंगे वो सभी के सभी अभाज्य होने चाहिए, और गुणनखंड का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गुणनखंड मतलब 4 गुणे 3, ये देखिए इस 12 का गुणनखंड हो गया, लेकिन अगर हम यही अभाज्य गुणनखंड बोलें तब ये 4 गुणे 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 क्या है आपका अभाज्य नहीं है, इसीलिए ये आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड कब होगा, जब आप 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और सभी के सभी गुणे में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, खंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई भागों में बट गए, अगुणन है और ये अभाज्य भी है, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड। आया बात समझ में। और इसको केवल क्या बोलेंगे, गुणनखंड, क्योंकि ये गुणे में है और 2 खंडों में बटे हैं, इसलिए इसको गुणनखंड और इसको अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। तो देखिए 28 का क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 7, 28 हो गया। 10 है तो इसको हम लोग 2 गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक स्टेप में एलसीएम और एक स्टेप में एचसीएफ बता दे रहे हैं। देखिए अब हमको निकालना एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जिनका जिनका हमको एचसीएफ निकालना होता है उनमें देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ें हैं, जो कॉमन होते हैं वही उनका एचसीएफ बनते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 है, अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यही आपका बन जाएगा 2 एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं वो देखिए। एलसीएम में होता क्या है कि जो कॉमन होते हैं उनको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उनको भी लिखते हैं और उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही बन जाता है आपका एलसीएम। ठीक है ना। तो देखिए ये जो कॉमन मिल रहा है इसको केवल एक ही बार लिखेंगे, ये 2 और 5 और ये 7 ये तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको हम यहाँ पे लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 7 140। और देखिए 140 आया भी था इसका जब हम लोग एलसीएम जस्ट इसके पहले निकाले थे। तो ठीक है ना।
तो हमें लगता है कि एलसीएम आप समझ गए कि कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए, और इनका डिफिनीशन भी आप समझ गए, मतलब क्या होता है ये भी आप समझ गए, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल चैनल से बने रहने के लिए इजी मैथ के चैनल वाले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।